वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं चारी 111। दोस्तों ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसको देखकर आपको मजा जरूर आएगा। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत राव नाम के एक रिटायर आर्मी मेजर से होती है जो कि एक सीक्रेट जगह पर सीएम के साथ होने वाली मीटिंग में आया होता है, जिसके बारे में सीएम और राव के अलावा किसी को कोई खबर नहीं होती। अब वहां आने के बाद सीएम राव से कहते हैं हमारी पार्टी के लोग धीरे धीरे देश के खिलाफ जा रहे हैं, बस कुछ पैसों के लिए वो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जिससे देश बर्बाद हो जाएगा। मैं अकेला इंसान ये सब हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि हमें एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी जिसमें हम टॉप एजेंट्स को रखेंगे। फिर वो हर उस चीज पर पैनी नजर रखेंगे जिससे देश को खतरा हो सकता है। पर याद रहे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पैसों के दम पर एजेंट्स को भी खरीद लिया जाए। इसलिए जितना हो सके इस ऑर्गेनाइजेशन को सीक्रेट ही रखना होगा। अब ये सारी बात सुनकर राव मान जाता है और काफी दिनों की मेहनत के बाद वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में सफल भी हो जाते हैं। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक आदमी मॉल में काफी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आता है, पर वहां आने के बाद उस आदमी का शरीर अचानक से लाल होने लगता है, जिससे कुछ ही सेकंड्स के बाद वो खुद ही बॉम्ब की तरह विस्फोट हो जाता है। इधर राव अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आता है, जो बाहर से दिखने पर एक इंश्योरेंस कंपनी लगती है, लेकिन अंदर पूरा का पूरा बेस बना होता है। वहां कर राव सीएम से बात करता है, जहां अभी के टाइम पर पुराने सीएम का बेटा नया सीएम बना होता है। वो राव को मॉल के धमाके के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहता है, क्योंकि सारे लोगों को लग रहा है कि ये आतंकवादी हमला है, और अगर ऐसा है तो सीबीआई और रॉ इसके पीछे जरूर लगे होंगे। लेकिन उनके काम का प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा, सालों लग सकते हैं असली अपराधियों को पकड़ने में। इसलिए मैं इस चीज को सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को देता हूँ, क्योंकि मेरे पिता को तुम पर और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत भरोसा था। मुझे उम्मीद है तुम मेरा भरोसा जरूर कायम रखोगे। अब इस पर राव भी कहता है कि देखो आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्द से जल्द अपराधियों को सजा जरूर दिलवाएंगे। अब इस काम की जिम्मेदारी सौंपने के लिए राव सभी एजेंट से बात करता है, लेकिन बात करने के बाद उसे पता चलता है कि सारे के सारे एजेंट्स अलग अलग काम में बिजी हैं और सिर्फ चारी 111 नाम का एक एजेंट ही खाली बैठा है, जिसे वैसे राव ने ही उसकी हरकत की वजह से सस्पेंड किया था। इसलिए मजबूरन राव को ये केस चारी को देना ही पड़ता है। दूसरी तरफ हम चारी को देखते हैं जो अपने कराटे क्लास में बहुत बिजी होता है, लेकिन वहाँ भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो बहुत ही डरपोक और नौसिखिया एजेंट है, जिसे तो एजेंट कहना भी राव के लिए शर्मिंदगी भरा होता है। पर क्या करें, राव के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। अब जैसे ही चारी को राव का लेटर मिलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आ जाता है। वहां आने के बाद उसकी मुलाकात प्रिया नाम की एजेंट से होती है, जो आज ही ऑर्गेनाइजेशन में आई है, और उसे भी चारी के साथ इस बम वाले केस में काम करना होगा। अब ये जानकर चारी एकदम से खुश हो जाता है कि चलो भाई लड़की मिल गई काम करने के लिए, क्योंकि ना पहली नजर में उसको प्यार हो जाता है प्रिया को देखकर। अब वो उसे इम्प्रेस करने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन प्रिया उसको भाव तक नहीं देती। अब राव चारी और बाकियों को इस मिशन के बारे में बताता है कि हमें उन आतंकवादियों को ढूंढना है जिन्होंने मॉल में धमाका करवाया, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वो एक धमाके से शांत हो जाएंगे। हो सकता है वो आगे भी उनका कुछ प्लान हो, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ना होगा। और जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने सारे सीसीटीवी वगैरह चेक करे हैं, मुझे श्रीनिवास नाम के आदमी पर शक है। वो काफी टाइम से उस बम वाले आदमी का पीछा कर रहा था, और ये श्रीनिवास नॉर्मल आदमी नहीं है। इसके कारण से पूरा पुलिस स्टेशन भरा पड़ा है। इतना ही नहीं, हाल ही में इसके अकाउंट में करोड़ों की डील हुई है, इसलिए मुझे शक तो इसी पर है कि धमाके के पीछे इसका हाथ जरूर होगा। ये सारी चीजें मुझे वैसे मेरे जासूसों ने बताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी किसी चीज को लेकर अंग्रेजों के साथ डील होने वाली है। अब याद रखो, तुम सभी को ये पता लगाना है कि उस डील में वो क्या लेन देन करने वाला है। इस पर चारी भी मान जाता है। अब चारी श्रीनिवास के घर जाता है ताकि डील के बारे में जानकारी निकाल पाए, लेकिन वो गलती से दरवाजे पर कान लगा के घर के अंदर आ जाता है, जहां श्रीनिवास के गुंडे चारी को देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहां पर ईशा नाम की एक एजेंट आती है, जो बिल्कुल चारी से ऑपोजिट है। जैसे चारी को तो वहां पर गुंडों को सफाई करना था, तो वो तो करता नहीं, तो उसका काम बड़ी बहादुरी से ईशा करती है, सभी को मार देती है गुंडों को। तो वहीं चारी श्रीनिवास को पकड़ने के बाद उसका सूटकेस छीन लेता है, जिसके अंदर रखे सामान की ही डील होने वाली थी। अब चारी राव के पास सूटकेस और एक बड़ा सा बैग लेकर आता है, जिसके अंदर उसके हिसाब से श्रीनिवास है। लेकिन जब राव उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर श्रीनिवास नहीं, बल्कि एक बूढ़ी महिला होती है, जिसे श्रीनिवास समझकर चारी ने पकड़ लिया था। वो महिला तो आते ही राव पर टूट पड़ती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपहरण करने की, लेकिन राव जैसे तैसे उसे समझाकर वहां से भेज देता है। साथ ही वो सूटकेस भी खाली होता है, जिसको देखकर चारी को समझ में नहीं आता कि आखिर सूटकेस खाली कैसे हो गया, कहीं उसका सूटकेस बदल तो नहीं गया। और अब चारी अपने दोस्त के साथ सूटकेस की लोकेशन निकालते हुए एक घर के पास आता है, क्योंकि जैसे ही उसे वो सूटकेस मिला था, उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस उसमें लगा दिया था। और जब चारी घर के अंदर आता है तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर उसे ईशा और राव दिखाई देते हैं, जिनके पास वो सूटकेस था। अब ये देखकर चारी को लगता है कि राव और ईशा ही उन आतंकवादियों से मिले हुए हैं, तभी तो वो सूटकेस के पास है, ऐसा वो सोचता है। लेकिन राव उसको समझाता है कि ईशा को मैंने भेजा था तुम्हारी मदद करने के लिए, वरना तुम तो कब तक भगवान के पास चले गए होते। बड़ी मुश्किल से
ईशा ने तुम्हारे साथ इस सूटकेस को बचाया है जिसे तुमने पहले तो खो दिया था। अब सारे लोग मिलकर उस सूटकेस को खोलते हैं जिसके अंदर किसी तरह का एक कैप्सूल होता है। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज है क्या, पर चारी उसे एक मामूली कैप्सूल समझकर नीचे फेंक देता है, जिससे झट से एक चूहा खा लेता है। पर जैसे ही वो उसको खाता है, मॉल वाले आदमी की तरह वो भी विस्फोट हो जाता है और तब इन्हें समझ में आता है कि इस कैप्सूल को खाने से वो आदमी भी विस्फोट हुआ था। इसका मतलब साफ है कि इन सब के पीछे श्रीनिवास का हाथ है, क्योंकि वही उन अंग्रेजों के साथ इस कैप्सूल की डील कर रहा था। तब उस कैप्सूल के बारे में और जानकारी निकालने के लिए वहाँ पर एक साइंटिस्ट को बुलाया जाता है, जो फिर उस चूहे के बॉडी पार्ट्स को टेस्ट करके ये पता लगाएगा कि आखिर ये कैप्सूल कितना खतरनाक हो सकता है। अब अगले सीन में साइंटिस्ट राव और बाकियों को अपने पास बुलाता है और उस कैप्सूल के बारे में जानकारी देते हुए ये कहता है कि ये कैप्सूल दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक केमिकल वेपन है। इससे खतरनाक वेपन आज तक नहीं बना पाया कोई। मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल लगा दिए इस वेपन को समझने में, लेकिन आज तक इसको तैयार नहीं कर पाया। लेकिन देखो, जो भी इस धमाके के पीछे है उसने बड़ी ही आसानी से इस वेपन को बना दिया है। ऐसे वेपन को कुछ सालों पहले महिमा नाम की एक साइंटिस्ट ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसका प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। अब ये सुनकर राव कहता है कि इसका मतलब साफ है कि ये सारा काम महिमा का ही होगा, पर वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उसके तरीके का इस्तेमाल करके किसी ने इस केमिकल कैप्सूल को बनाया है। अब राव सीएम के पास आकर उन्हें भी महिमा के बारे में बताता है कि कुछ सालों पहले हमें मिशन दिया गया था महिमा को मारने का, क्योंकि उसने आतंकवादियों का साथ देकर उनके लिए इस तरह का वेपन बनाने की कोशिश की थी। उस टाइम मैं और मेरी टीम ने मिलकर महिमा को मार दिया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि रावण नाम का उसका एक छोटा बेटा भी है, इसलिए हमने रावण को अनाथालय में डाल दिया। तो अब मुझे लगता है कि रावण ही वो इंसान है जिसने ये वेपन बनाया है और वो अपनी माँ का बदला लेना चाह रहा है मुझसे और इस देश से। अब ये सारी बातें सुनकर सीएम भी हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में हम रावण को देखते हैं जो अपने किसी तरह के सीक्रेट बेस पर होता है, जहां उसके साइंटिस्ट वही कैप्सूल बनाने का काम में लगे होते हैं और ये काम वहां पर काफी फास्ट स्पीड में चल रहा होता है। इधर राव के कहने पर चारी और ईशा दोबारा श्रीनिवास के घर जाते हैं ताकि उसे पकड़कर रावण का पता निकाल पाए। तब वहां श्रीनिवास की गर्लफ्रेंड आकर चारी से लड़ना शुरू कर देती है और मौका देकर ईशा श्रीनिवास को पकड़कर लेकर जाती है। चारी बेचारा श्रीनिवास की गर्लफ्रेंड से पिट रहा होता है, पर जैसे ही वो उड़ते हुए चारी को किक मारने वाली होती है, वो साइड हो जाता है, जिससे वो छत से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद चारी बड़े आराम से निकल जाता है वहां से। दूसरी तरफ राव और बाकी श्रीनिवास से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें रावण के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने बताया तो रावण उसे छोड़ेगा नहीं। अब इस चीज को देखकर ईशा और चारी दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि आखिर लोग रावण से इतना डरते क्यों हैं। तब राव उन्हें रावण की पूरी कहानी बताता है कि आज से कुछ साल पहले महिमा नाम की केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली लड़की शहर से दूर बने हॉस्पिटल में काम करने आई और उसकी डिग्री को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे, इसलिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल में काम करने के लिए महिमा को रख लिया। क्योंकि महिमा ने फार्मेसी में एमए किया था, लेकिन महिमा का उस हॉस्पिटल में ज्वाइन होने का बस एक ही कारण था और वो था रावण। क्योंकि रावण किसी तरह की बीमारी के साथ पैदा हुआ था, उसे अगर पोल्यूशन से भरे एरिया में रखा जाए तो वो सांस तक नहीं ले पाएगा, इसलिए महिमा ने उसे शहर से दूर एक छोटे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, वहीं जहां पर वो काम करती थी। लेकिन काम करने के साथ साथ वो रावण के लिए मेडिसिन भी बना रही थी ताकि उसकी इस बीमारी को ठीक कर पाए। उसने अपनी बनाई हुई मेडिसिन को चुपके से हॉस्पिटल के मरीजों पर टेस्ट करना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल इलीगल बात थी। लेकिन महिमा को उसके बेटे से ज्यादा कुछ नहीं प्यारा था। उसकी मेडिसिन की वजह से 25 मरीज मारे गए, लेकिन उनमें से डेविड नाम का मरीज बच गया, जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। पर महिमा की दवा उस पर असर कर गई, इसलिए महिमा ने रावण को भी वो दवा दे दी, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। वो लोगों के साथ रह तो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन मास्क के बगैर नहीं। और जब डेविड ने देखा कि महिमा के पास काफी ज्ञान है, तो उसने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया, ये कहते हुए कि मुझे रशिया पर हमला करना है, इसके लिए तुम मेरे लिए केमिकल वेपन बना दो, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम अपने बेटे का इलाज आराम से कर पाओगी। इस पर ना चाहते हुए भी महिमा अपने बेटे रावण के लिए डेविड की बात मान गई। फिर उसने डेविड को केमिकल वेपन बना कर दिया, लेकिन सरकार को इसकी भनक लग गई, इसलिए उन्होंने डेविड को पकड़ लिया। लेकिन महिमा रावण के साथ कहीं छुप गई। राव आगे बताता है, पर मेरे खबरी ने मुझे उसके ठिकाने के बारे में बता दिया और तब मैं अपनी टीम के साथ वहां गया और उसकी जान ले ली, क्योंकि महिमा ने हमें मारने की कोशिश की थी। तब से ही रावण पूरे देश और मुझसे गुस्सा है और शायद अब वो रुकेगा नहीं। अब कुछ समय के बाद रावण राव को फोन करके कहता है कि अगले 3 दिन में 7 और धमाके होंगे, रोक सकते हो तो रोक लो, क्योंकि मैंने उस कैप्सूल की दूसरे देशों के साथ डील कर ली है, जो मुझे कैप्सूल के बदले बिलियंस देने को तैयार हैं। पर पहले उन्हें कैप्सूल की ताकत का डेमो दिखाना है, इसलिए मैंने 7 धमाके करने का फैसला किया है और सारे धमाके वहीं खत्म होंगे जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये सुनकर सारे घबरा जाते हैं, तभी फोन कट हो जाता है। इसी बीच रावण 2 और जगह धमाके करवा देता है, जिसमें कई लोग मारे
जाते हैं और हजारों घायल भी। अब राव जैसे रावण के कॉल को ट्रेस करने के लिए हेडक्वार्टर में बैठकर अपने हैकर को बोलता ही है, तभी रावण वहां एक और धमाका करवा देता है। इसलिए राव तुरंत हेडक्वार्टर आता है, जहां आने के बाद उसे रावण दिखाई देता है जो कि राव का इंतजार कर रहा था। उसके वहां पर आते ही रावण धुएं वाला बॉम्ब फोड़कर राव को बेहोश कर देता है और हेडक्वार्टर में जितने भी लोग घायल होते हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर जाता है। अब राव और ईशा जैसे हेडक्वार्टर आते हैं, वहां की हालत देखकर वो भी घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। साथ ही चारी को लग रहा होता है कि कहीं इस धमाके में राव सर मारे तो नहीं गए, इसलिए वो उनके द्वारा कहीं भी अच्छी अच्छी बातें याद करने लग जाता है। यार इसे हर समय कॉमेडी सोचती है, लेकिन उसको ये भी याद आता है कि राव सर हमेशा बी प्लान में रहते हैं, इसलिए वो राव की गाड़ी चेक करता है जिसमें उसको एक थिएटर की टिकट मिलती है। वो जैसे उस थिएटर में आता है तो वहाँ बीड़ी पीते हुए उसको एक आदमी दिखाई देता है जो चारी के पास एक टिकट देखकर उसे एक सीक्रेट कमरे में लेकर जाता है, जहाँ एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार होते हैं। ये देखकर चारी और ईशा दोनों हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये भी था, और अब वो ये सारे हथियारों का यूज करके रावण और उसके बेस को आराम से खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद चारी ईशा के साथ उस जगह के लिए निकल पड़ता है जहाँ महिमा मारी गई थी, क्योंकि रावण ने फोन करके कहा था कि ये वहीं खत्म होगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसलिए चारी को लगता है कि रावण का बेस भी वहीं पर है जहाँ महिमा मारी गई थी। इधर रावण ने राव और बाकियों को बंदी बनाया होता है। तभी वहाँ पर प्रिया आकर राव को अपना असली चेहरा दिखाती है और फिर पता चलता है कि ये महिमा और डेविड की बेटी है जो एक जासूस की तरह राव के हेडक्वार्टर में काम कर रही थी। उसने रावण के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया कि अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद वो कैप्सूल अंग्रेजों को बेचकर बिलियंस कमा लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर चारी, ईशा और वो बीड़ी वाला बंदा मशीन गन लेकर आ जाता है जो बेस पर मौजूद सारे साइंटिस्ट को शॉट करने लग जाते हैं। जिसके बाद चारी और ईशा मिलकर रावण की गुंडों का सफाया भी कर देते हैं। अब इससे रावण कमजोर पड़ जाता है और जब उसे लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारी यहाँ पर बहादुरी दिखाते हुए उसकी गाड़ी में चढ़कर उससे लड़ना शुरू कर देता है, जहां वो सबसे पहले उसके ऑक्सीजन वाले मास्क के पाइप को निकाल लेता है। तभी रावण खुद के साथ चारी की भी जान लेने के लिए एक साथ कई सारे कैप्सूल खा लेता है, जिससे वहां पर होता है जोरदार धमाका और सारे लोगों को लगता है कि चारी भी मारा गया, जिससे सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद चारी राव के पास आता है जो कि उस धमाके से बच गया था। उसे देखकर राव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि जैसा वो चारी को समझता था वो वैसा है नहीं, मतलब बहुत तेज है। जरूरत पड़ने पर चारी जान देने के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो जाएगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।